हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। ये जो टॉपिक है ये 3 नंबर में कई बार पूछा गया, कई बार 5 नंबर में पूछा गया है और कई बार इसका निगमन पूछते हैं, कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो आज की वीडियो में इसका निगमन सीखेंगे, अगली वीडियो में इस पर आधारित आंकिक प्रश्न सीखेंगे। आइए टॉपिक को हम देखते हैं। प्रिज्म, सबसे पहला वर्ड प्रिज्म लिखा गया, तो हम प्रिज्म क्या होता है इसको बता देते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल सतहों से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, हमने एक प्रिज्म बना रखा है, ये दोनों झुकी हुई पृष्ठें हैं, इनको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये BC जो है इसको हम अपवर्तक कोर कहते हैं। जो अपवर्तक पृष्ठ को मिलाती है उसको हम अपवर्तक कोर कहते हैं। और ये जो A है, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको हम प्रिज्म कोण कहेंगे। अब सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। कैसे चित्र बनेगा? मान लीजिए कि एक कोई ये प्रकाश किरण है जिसका नाम मैंने दे दिया, क्या दे दूं भाई? PQ देता हूं, ठीक है ना। PQ है, यहां पे मैंने लिख दिया Q। अब यहां वायु है, यहां कांच है, तो ये विरल माध्यम हुआ और ये क्या हुआ? सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम सबसे पहले ड्रा करते हैं अविलंब। और अविलंब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा अविलंब कहलाती है। आगे देखिए, अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश किरण विरल से जब सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये चलिए अविलंब की ओर झुक है। देखो थोड़ा मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है, उसको आप समझिएगा क्योंकि आप स्केल से खींचिएगा। आगे देखिए, अब ये आपका हो गया, यहाँ ये प्रकाश किरण यहाँ पहुंची, मान लीजिए कहाँ पे पहुंच गई? R पे, ठीक है, मैंने इसको R लिख दिया। अब आगे की घटना क्या होगी? आगे घटना ये होगी कि अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो फिर जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिर रही थी हमने क्या किया? वहां पर एक अविलंब खींचा। अब प्रकाश किरण क्या करेगी? जब सघन से विरल जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये अविलंब से दूर हट गई, ठीक है। अब यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं आपतित किरण को आगे बढ़ाऊं, आपतित किरण को मैंने इसे क्या किया? आगे बढ़ाया। और निर्गत किरण को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया। ये कहां मिली? D पर। और यहां पर एक कोण बना जिसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये मिलती कहां पे? D पर। और वहां जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम IR लिख लेते हैं। देखिए, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम I लिखें, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम R लिखें। और ये आपका I डैश हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा R डैश, ठीक। अब थोड़ा सा नामनक्लेचर यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका नाम दे देता हूं E, ठीक है। इतना हमारा हो गया, डायग्राम आपका बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप देखिएगा, ये I है और वो I डैश है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है? डेरिवेशन प्रारंभ करना है। और इसमें बहुत कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा सूत्र कि इसका निगमन करिए, आप डायग्राम बनाइए, साथ में लिख दीजिएगा कि ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म की परिभाषा जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये जो आपका विचलन कोण है ये क्या है? बाह्य कोण, बाह्य कोण है। और बन किसके द्वारा रहा है? डेल्टा बहिष्कोण, देखिए QD तथा RD के द्वारा बन रहा है, अतः क्या लिखोगे? ये लिखोगे बराबर, देखो ये जो बहिष्कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये एक ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा फिर यहां पर ये कोण कितना होगा?
डी क्यू आर, डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, डी आर क्यू। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि इनका इसका मान कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा इसे ऊपर गई और एक रेखा इसे नीचे आई, ठीक है। ये कुछ हम मार्कर्स ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे स्थिति है, ऐसे वाली, ठीक है ना। तो जो ऐसी स्थिति है, तो ये जो आपका पूरा एंगल होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, वो क्या होगा, आई। ये आई के बराबर ही होगा। अब लेकिन मुझे चाहिए कितने, एंगल का मान मुझे चाहिए इतने का, इतने का चाहिए। तो जब पूरा आई है तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ठीक है। देखो फिर समझ लो, ये एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ये वाला कोण और ये जो मैंने रेड से किया है, ये दोनों को शीर्षाभिमुख है। जितना ये है उतना ये पूरा रेड वाला है। अब मुझे इसमें से ये समझिए कि मैं ब्लू से टिक कर दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन हमको चाहिए। तो जब पूरा आई है तो उसमें से आर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, आई माइनस आर, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं आई माइनस आर, ठीक है। अगला इसको ब्रेकडाउन कर देता हूं। अगला क्या है, अगला भी आपको ऐसे ही समझना है कि यहाँ आई डैश, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये आई डैश कोण जो है इसके बराबर होगा, इस पूरे के। और हमको कितने, हमें कितने से मतलब है, इतने से। तो आई डैश में से जब आर डैश निकाल देंगे तो ये हमको कोण प्राप्त हो जाएगा। तो आई डैश माइनस आर डैश। अब हम क्या करते हैं, आई वाले को एक साथ रख लेते हैं और आर वाले को एक। तो ये लिखा जाएगा आई प्लस आई डैश एक साथ कर दिए, और फिर माइनस आर और माइनस आर डैश। तो मैं इसको लिख दूं आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में, और माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेल्टा का समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब अगला काम क्या है कि हम एक चतुर्भुज लेंगे। चतुर्भुज कौन सा लेंगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन होगा, ए, ये रहा ए क्यू ई और आर से। चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो उनका योग 180 होता है। तो मैं लिखूंगा कि ये वाला कोण ए प्लस कोण ई बराबर एक, कोण ई बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर मैं 2 बना दिया। चलिए अब अगला काम मेरा ये होगा कि मैं त्रिभुज लेता हूं। कौन सा त्रिभुज लूं, अगला अगर मुझे त्रिभुज लेना है तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, क्यू ई और आर, क्यू ई और आर। त्रिभुज क्यू ई और आर, त्रिभुज क्यू ई आर। क्यू ये रहा आपका, ई ये रहा, और आर आपका ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि कोण आर प्लस कोण आर डैश प्लस कोण ई बराबर 180। समीकरण नंबर 2 बन गया, 3 बन गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण की एक साइड बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से। अब ये साइड आपकी बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर, कोण आर प्लस कोण आर डैश, और उसके साथ प्लस कोण ई बराबर कोण ए प्लस कोण ई। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और आर प्लस कोण आर डैश इक्वल टू कोण ए। ये आपको मान लेता हूं समीकरण क्या बना है, बहुत समीकरण हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि आगे लिखता हूं, आगे क्या लिखना है भाई, कि आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में आपने रख दिया, 1 में रखने
पर। जब आप 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में माइनस यहां पर ये कोण ए आ जाएगा। इतने की जगह पर हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इसको मैं समीकरण नंबर मान लेता हूं 4। ठीक, समीकरण में 4 मान लूंगा तो उसके बाद मैं ये लिखूंगा कि यदि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यम, ठीक है, तो आई इक्वल टू आई डैश होगा और आर इक्वल टू आर डैश होगा। इसका मतलब डेल्टा एम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन का मतलब क्या होता है कि जब आप आपतन कोण को बढ़ाते हो तो विचलन कोण कम होता है। एक विशेष आपतन कोण के बाद विचलन कोण क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जो सबसे कम विचलन वाली स्थिति होती है उसी को हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इन मानों को अलग अलग समीकरणों में रखूंगा। सबसे पहले इसमें मैं रखता हूं, देखिए अब आप देखेंगे, अब देखिएगा तो मैं ये जो मान लिखा हूं इनको रखता हूं। सबसे पहले किस में रखूं, ये मान लीजिए समीकरण है, इसमें रख देता हूं। समीकरण मैंने नहीं बनाया है तो आप समझिएगा, आप समीकरण बना लीजिएगा। जब आप इसमें रखेंगे तो आपका होगा क्या कि r प्लस आर बराबर ए, तो ये हो गया 2r बराबर ए। तो r बराबर क्या आ गया, a बटे 2। यहां पर जहां डेल्टा है, जब वहां डेल्टा m लिखेंगे और यहां क्या करेंगे, दोनों जगह आई होगा, i प्लस आई और यहां माइनस ए। ठीक है, तो डेल्टा m बराबर हो गया 2i माइनस ए, ये आपका निकल कर आ गया। इसको हम ऐसे लिखे डेल्टा m प्लस ए बराबर 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस ए बटे 2। अब आप क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से जब आप स्नेल का नियम लगाएंगे तब लिखेंगे क्या, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है ना। अब आप देखिएगा i का मान कितना आया है डेल्टा m प्लस ए बटे 2, ये हो गया। r का मान क्या आया है, a बटे 2, ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है ना, यही इतना डेरिवेशन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब कई बार इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड ऑन कर देते हैं जिसको मैं बता, वो टॉपिक ये होता है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। कई बार इस टॉपिक को जोड़ दिए हैं तो हम इसी समय इसको भी इसी में सॉल्व कर देते हैं। अब इस स्थिति में होता क्या बेटा, यहां पर ये होगा कि साइन डेल्टा m प्लस ए बटे 2, ये बराबर किसके माना जाएगा, डेल्टा m प्लस ए बटे 2 के। और दूसरा साइन a बाई 2 जो है ये माना जाएगा किसके, a बटे 2 के। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पतला होगा तो जो आप ये कोण है ये बहुत कम होगा। और आपको पता है जैसे साइन मैं 0 लिखूं तो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0। तो हम साइन 0 लिखने के बजाय क्या करते हैं, सीधा 0 लिख दें। ठीक है, वही कहानी यहाँ पर दिमाग लगाया गया है। अब आप देखिएगा जो डेरिवेशन बनेगा यहां पर आप देखेंगे तो लिखा जाएगा n डेल्टा m a बटे 2 और बटे a बटे 2। आगे लिखा जाएगा डेल्टा m प्लस a बटे 2 और ये वाला 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे हो गया a, ये 2 से 2 कट गया। आगे देखिएगा फिर ये हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, डेल्टा m प्लस a बटे a। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा n से करेंगे तो ये हो जाएगा na बराबर डेल्टा m प्लस a। इस a को इधर ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा डेल्टा m बराबर na माइनस a। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, a को कॉमन ले लेंगे तो ये बना n माइनस 1 और ये a। ये आपका निगमन हुआ। कई बार इसको भी पूछा गया है इसलिए हम यही इसी टॉपिक में इसको हम ड्राइव कर दे रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूले मतलब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इन्हीं टॉपिकों पर आधारित हम आपको आंकिक प्रश्न करवाएंगे जो बोर्ड में
पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।